नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि वर्षा और वर्षण में अंतर क्या है, वर्षण के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है तथा वर्षा के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने देखा संवाहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसके साथ साथ हमने देखा कि वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में, यानी कि जो सेकंड पार्ट है आपका वर्षा से ही संबंधित, उसमें आज हम आगे आने वाली चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं विश्व में वर्षा का वितरण कैसा है, क्योंकि हमें पता है कि पूरे विश्व में एक समान वर्षा नहीं होती। तो देखते हैं क्या है इसका। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण संबंधी महत्वपूर्ण निम्नलिखित तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ध्रुवों की वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध शुष्क होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने वायुदाब से संबंधित जो वीडियो है वो अगर उसे नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ समुद्र तटों की अपेक्षा महाद्वीपों के भीतरी भागों में बहुत कम वर्षा होती है, जैसे गोबी मरुस्थल, मध्य एशिया और सहारा मरुस्थल। ठीक है, यानी समुद्र तटों के पास जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, महाद्वीप के भीतरी भागों में कम वर्षा होती है। इसके साथ साथ शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पछुआ हवाओं के मार्ग में पड़ने से पूर्वी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि पछुआ हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं, जबकि पूर्वी भाग कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ पर्वतों के पवनाभिमुख, यानी कि जो पवन के सामने वाला पार्ट होता है उसमें पवनाभिमुखी ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। पवनाभिमुखी मतलब वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, विश्व में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रदेश उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध मतलब 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक। यहाँ संवहनीय तथा मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ शीतल तथा उष्ण मरुस्थलों में वायु में जलवाष्प की कमी होने से वर्षा बहुत कम होती है। यानी कि मरुस्थलों में, या उष्ण हो या शीत मरुस्थल हो, वहाँ पर क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि वायु में जलवाष्प की कमी होती है, यानी आर्द्रता की कमी होती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिमी भागों में वर्षा का वितरण साल भर एक समान रहता है। इसके विपरीत मानसूनी तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा मौसमी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक समान वर्षा की मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समवृष्टि रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि समान वर्षा वाले अगर ये स्थान है, अगर इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए तो उसे क्या कहेंगे? आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वर्षा की माप मिलीमीटर अथवा सेंटीमीटर में की जाती है। वर्षा की मात्रा की इकाई क्या है? तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी यानी रेन गेज
का उपयोग किया जाता है। यानी इकाई आपकी मिलीमीटर या सेंटीमीटर है, लेकिन यंत्र कौन सा है, तो रेन गेज है। वर्षा की मात्रा को मापने के स्वचालित यंत्र रेनोग्राफ कहते हैं। यानी कि ऐसा यंत्र जो स्वचालित है और वर्षा की मात्रा को मापता है उसे रेनोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, अभी तक तो हमने प्राकृतिक वर्षा की बात की, अब हम बात करते हैं कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल प्रिसिपिटेशन क्या होता है। यानी कि किसी स्थान पर अगर वर्षा ना हो रही हो तो मनुष्य किस प्रकार से वहाँ पर वर्षा करा सकता है, उसी को हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। कृत्रिम वर्षा मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है। यानी कि कृत्रिम वर्षा को क्या कहा जाता है, मेघों का कृत्रिम बीजारोपण। इसका तात्पर्य वस्तुतः उस प्रक्रिया से है जिसमें एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। यानी वर्षा होने के लिए मेघों का संतृप्त होना जरूरी है, और जब मेघों को संतृप्त कृत्रिम तरीके से किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको एक प्लेन दिखाया गया है। ठीक है, एरोप्लेन। इस प्लेन की मदद से इन बादलों में ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है जिससे यहाँ पर जो जलवाष्प है वो संघनित होने लगती है, और संघनन के बाद वह जल बूंदों के रूप में धरातल पर गिरने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कि मानव जब कृत्रिम तरीके से बादलों में संघनन की प्रक्रिया करवा करके वर्षा करवाता है उसी को हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों में किसका प्रयोग किया करता है मानव जो कृत्रिम वर्षा के लिए ज़रूरी है, तो वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ये आप याद रखेंगे, कृत्रिम वर्षा किससे होती है, तो सिल्वर आयोडाइड प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया जाता है। इसमें बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है एवं शीतल होने पर सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों, यानी कि इनका व्यास कितना होता है, 0.01 से 0.1 माइक्रोन का निर्माण होता है, जो धुएं के रूप में अति शीतलित जल कणों से निर्मित मेघों में जमा हो जाता है। ठीक है, और ये -5 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान पर अति सूक्ष्म नाभिकों के रूप में कार्य करने लगता है। यानी कि वर्षा होने के लिए एक नाभिक का होना भी जरूरी है जिसके चारों ओर ही जलवाष्प संग्रहित होती है। ठीक है, तो ये -5 पर निम्न तापमान पर अति सूक्ष्म नाभिकों के रूप में कार्य करने लगता है, जिन पर हिम का निर्माण होता है। इस प्रकार के ये मेघों को हिमकणों से निर्मित मेघों में तत्काल परिवर्तित कर देता है एवं इनके सूक्ष्म कणों पर हिम क्रिस्टलों का विकास होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इन सूक्ष्म नाभिकों व हिमकणों को संरचना में समानता होती है, अतः अति शीतलता कपासी वर्षी मेघों में इनके कणों को छोड़ने पर गत्यात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सिल्वर आयोडाइड को इन मेघों में पहुंचाने के लिए पहले इसके घोल को एसीटोन, ये आप याद रखेंगे, एसीटोन नामक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ में गर्म किया जाता है। यानी सिल्वर आयोडाइड को किस में गर्म किया जाता है, एसीटोन में। ठीक है, इसके बाद जिनसे सूक्ष्म क्रिस्टलों का निर्माण होता है, क्योंकि एसीटोन में अगर गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, तापमान अधिक होने से सूक्ष्म कणों का निर्माण होगा। धरातल पर जनरेटरों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पंक्ति में रखकर यदि कई घंटे तक सिल्वर आयोडाइड, यानी धरातल पर जनरेटर रख के थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पंक्ति में रखकर सिल्वर आयोडाइड को मेघों की ओर छोड़ा जाए तो मेघ संतृप्त होने लगते हैं, वह संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वर्षा होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कृत्रिम वर्षा इस प्रकार कराई जाती है। इसके साथ साथ बादलों में नमक का छिड़काव भी करके वर्षा कराई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि वर्षण से संबंधित कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। थ्योरीज रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रसरण एवं संपीडन सिद्धांत यानी एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन थ्योरी। ठीक है, इसके बाद लवणीय उच्छ्वसन सिद्धांत यानी सैलाइन एक्सहेलेशन थ्योरीज।
संलयन सिद्धांत यानी कंपोजिट थ्योरी, पर्वतीय वर्षा सिद्धांत यानी पर्वतीय वर्षा सिद्धांत जिसे दिया है हैली डिलुआ महोदय और डुकालू महोदय। ये 3 व्यक्ति थे पर्वतीय सिद्धांत में, हैली, डिलुआ और डुकाली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है संवहन वर्षा सिद्धांत यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल थ्योरी, विरलीकरण तथा शीतलन सिद्धांत, स्थैतिक विद्युत सिद्धांत जिसे बसेरिया, वाटसन और नॉलेट ने दिया था। स्थैतिक विद्युत सिद्धांत किसने दिया? बसेरिया, वाटसन और नॉलेट आदि महोदयों ने दिया। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है मेघ अस्थिरता सिद्धांत, जो बर्जरान और फिंडसेन महोदय ने 1933 में दिया था। ये सिद्धांत आप याद रखेंगे। मेघ अस्थिरता सिद्धांत दिया किसने था? बर्जरैन या फिंडसेन महोदय ने 1933 में दिया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि विश्व में जल वर्षा का जो कटिबंधीय वितरण है वो कैसा है, यानी कटिबंध के अनुसार, यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों में किस प्रकार की वर्षा होती है देख लेते हैं। पृथ्वी पर वर्षा की 6 मेखलाएं यानी कि 6 पेटियां पाई जाती हैं। सबसे एक है, पहला है भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी, जिसका विस्तार कितना है? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है। व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा की पेटी, जिसका विस्तार है 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ है उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी, ठीक है, जिसका विस्तार है 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी, जिसका विस्तार है 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। इस पेटी में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी जो है 40 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य, और ये वही एरिया क्षेत्र है जहाँ पर पछुआ हवाओं से वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होती है। ठीक है। इसके बाद ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी, जिसका विस्तार है 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, या कह सकते हो 60 से लेकर के 90 डिग्री तक के मध्य दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ये निम्न वर्षा की पेटी है। अब हम देख लेते हैं वर्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लीजिए, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। समस्त पृथ्वी पर औसत वार्षिक वर्षा 97 सेंटीमीटर होती है। यानी कितनी होती है? 97 सेंटीमीटर। अगर पूरे विश्व में पूछे अगर आपसे कोई औसत वर्षा कितनी है तो 97 सेंटीमीटर है। अगला है आपका भूमध्य रेखीय पेटी अधिकतम वर्षा की पेटी है। भूमध्य रेखा से दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 175 से 200 सेंटीमीटर है। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 175 से 200 सेंटीमीटर तक। जबकि मध्य अक्षांशीय वर्षा की पेटी द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी, पहला तो सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, दूसरी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होती है, और इसका विस्तार है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वर्षा क्यों होती है? तो पछुआ पवनों के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, जबकि मध्य रेखीय क्षेत्र में क्या था? 175 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन मध्य अक्षांशीय में 100 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। और यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पछुआ हवाओं से वर्षा होती है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। सामान्य नियमानुसार वर्षा की औसत मात्रा के घटने पर परिवर्तनशीलता का प्रतिशत बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे वर्षा की औसत मात्रा घटती है, वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो उसका प्रतिशत क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी वर्षा की औसत मात्रा और वर्षा की परिवर्तनशीलता के प्रतिशत में विपरीत संबंध होता है। परिवर्तनशीलता औसत से कम होने पर ऋणात्मक तथा औसत से अधिक होने पर धनात्मक कही जाती है। ठीक है। कृषि के लिए ऋणात्मक परिवर्तनशीलता का पर्याप्त महत्व है, ये भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए परिवर्तनशीलता कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए ऋणात्मक।
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वर्षा पर आश्रित होने के कारण जरा सी गड़बड़ी होने पर खेती नष्ट हो जाती है। ठीक है। समुद्र से आने वाली वायु वर्षा करती है, ये भी आप याद रखेंगे, जबकि स्थल से आने वाली वायु वर्षा नहीं करती है, ये भी आप याद रखेंगे। क्योंकि जो समुद्र से आने वाली वायु है वह जलवाष्प ग्रहण करती हुई चलती है और वर्षा करती है, जबकि स्थल से आने वाली वायु में जलवाष्प की कमी होती है। ठीक है। इसके बाद सनमार्गी या स्थायी पवनों की पेटी में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है तथा पश्चिमी भाग वर्षा कम होती है। 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में कम वर्षा होती है, क्योंकि 30 से 45 वाला क्षेत्र कैसा है? ये अश्व अक्षांश है। यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं, जिससे प्रति चक्रवातीय दशाएं पैदा होती हैं और वायुमंडल स्थिर होता है, इसलिए सबसे कम वर्षा जो होती है 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। ठीक है। इसके बाद आगे है, दो अधिक वर्षा वाले भागों में न्यून वायुभार पेटियां तथा दो अधिक वर्षा वाले भागों में न्यून वायुभार तथा दो न्यून वर्षा वाले भागों में उच्च वायुभार पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है अम्लीय, तो नॉर्वे में होती है। ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वह इंग्लैंड द्वारा मानचेस्टर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आर्द्रता मापी यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं, यानी कि आर्द्रता किस में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर में मापते हैं। हाइग्रो और हाइड्रो दोनों आप याद रखेंगे। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि जल हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है। ठीक है। वर्षा की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के साथ घटती जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ठीक है। इसलिए कहा गया है वर्षा की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के साथ घटती जाती है। संसार में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कोई कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की है, तो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, मानचित्र पर वर्षा के वितरण को आइसोहाइट से दर्शाया जाता है। ये भी हमने देखा कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। सर्वप्रथम सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा वैज्ञानिक विवान गुड, जो यूएसए के थे, उन्होंने कराई थी। अभी आपको बताया था कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या जरूरी है, तो सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड की सहायता से सबसे पहले वर्षा किसने कराई थी? विवान गुड, जो यूएसए के थे, उन्होंने कराई थी। आगे देखते हैं, जल वर्षा का मापन रेन गेज से किया जाता है, ये भी हमने देखा था, नामक यंत्र से किया जाता है। इसके बाद आगे है, स्मॉग व औद्योगिक नगरों का प्रदूषित सल्फर युक्त धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। यानी कि धुआं और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है। और ये ज़्यादातर औद्योगिक नगरों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? सल्फर युक्त होती है। जो प्रदूषण होता है औद्योगिक क्षेत्रों में सल्फर युक्त होता है, जिससे धुआं और कोयले को मिला करके स्मॉग बनता है। ठीक है। इसके बाद आगे है, तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर होती है। ठीक है। थंडर स्टॉर्म में हवाएं कैसी चलती हैं? तो नीचे से ऊपर गति करती हैं। ठीक है। तड़ित झंझा की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, यानी सबसे अधिक तड़ित झंझा कहाँ आते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश में आते हैं। इसके बाद आगे है, तड़ित झंझा के विकास में वायुमंडलीय अस्थायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। और हमने ये भी देखा है कि जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो वायुमंडल अस्थिर होता है, और जब नीचे आती हैं तो स्थिर होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा होती है, यानी कि जो सर्दी में वर्षा होती है भारत में, वो पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है। पश्चात स्तरीय मेघों से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। ये हमने बादलों वाले चैप्टर में देखा है कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल किन बादलों से निर्मित होता है? पश्चात स्तरीय मेघों से। अगर आपने बादल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है,
थर्मामीटर का आविष्कार ई टॉस शैली ने किया था। ठीक है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ई टॉस शैली ने किया था 1687 में। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका वर्षा या वर्षण चैप्टर से संबंधित दूसरा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वर्षा का वितरण कैसा है विश्व में, वर्षण से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं, और जल वर्षा का कटिबंधीय वितरण हमने देखा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।